मुझे बताया गया है कि बहुत बुरा हूँ मैं अपने साथ भी बैठा तो दूर बैठूंगा। वो शदीद ताइश के आलम में कमरे में दाखिल होता हुआ किसी तबाहकुन तूफान की तरह अपनी चीज़ें उठा उठा कर बेड पर उछालने लगा, मानो उसका पूरा वजूद उस लम्हे दहकती भट्टी की नज़र था। बस नहीं चल रहा था कि अपना वजूद भस्म कर ले या सारे आलम को जलाकर राख कर दे। नाज़मा उस्मानी का एक एक हद तक आमेज़ लफ्ज़ समातों में गूंजता हुआ रगों में शरारे भर रहा था, तो अपने बाप की मुजरिमाना खामोशी नस नस में जहर भर रही थी, जिसे ज़माना छाँवदार शजर कहता था। लेकिन उसके लिए तो कबर्ड के निचले हिस्से से बैग निकालकर उसने पूरी कुव्वत से कालीन पर पटका, जो उछलकर गुलाबी पैरों में गिरा। मुलायम कदमों से होती शररबार निगाह चेहरे तक गई, जहां डर, खौफ, इज़्तिराब, नफरत कुछ नहीं था सिवाय दबी संजीदगी के। उसकी इश्ताल से अंगारे की मानी दहकते नकूश, शोले उगलती आंखें, जब से फट जाने की हद तक उभरी हरी हरी नसों पर खामोश निगाह डालकर उसने नीचे से बैग उठाया और हमवार कदम उठाती हुई बेड की तरफ बढ़ गई। बैग बेड पर रखकर उसने टी शर्ट उसमें डालने के लिए हाथ उठाया ही था कि दनदनाता हुआ करीब आकर टी शर्ट झपटता एक जानिब उछाल गया था वो। आपको समझ नहीं आ रही कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाएं। बिना कोई रद्द अमल दिए बगैर अब उसने उठकर दूसरे कपड़ों को उठाना चाहा, तो उसे भी उठाकर दूर फेंकते वो फटा। अब के उसने एक खामोश निगाह डालने पर इत्तफाक करते चीज़ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने झपटने के लिए हाथ आगे किया, जीन्स को छोड़कर उसकी कलाई को जकड़ती संजीदा तासुरात लिए वो सीधी हुई। क्या मसला है आपके साथ? आप यहाँ से जाना चाहते हैं? हम आपकी सामान को पैक करने में मदद कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आप फरार हासिल कर सकें। फिर क्यों नहीं करने दे रहे? उसके बेखौफ अंदाज में झाड़ पिलाने पर लहजे भर के लिए वो गुस्सा भुलाई शुश्तर हुआ। आपके साथ क्या मसला है? क्यों इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हैं, जैसे कुछ सुना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं? हाँ, क्या मसला है आपके साथ? उसके इत्मीनान से उल्टा चढ़ाई करने पर उसके अंदर का आतिशफिशां उबला था। तशरीह करेंगे कि क्या सुना और क्या देखा हमने, और क्या रद्द अमल होना चाहिए हमारा? वो दीदा दलेरी से उसकी शररबार आंखों में झांक रही थी। आप? उसकी जुर्रत पर अपनी कलाई छुड़ाता वो तिल मिलाकर पीछे हुआ। आपने वो देखा जो मतलूबा शख्स ने कसदन एक मखसूस तर्ज अंदाज में सूरत हाल को ढाल कर आपको दिखाना चाहा, जिसके जवाब में आपके जहन में हमेशा से मौजूद एक पुख्ता राय और शदीद रद्द अमल का हर खास व आम को बखूबी आगाही है, जो पस मंज़र की परवाह किए बगैर हमेशा तबाही के लिए मंजर आम पर आ जाता है। अगर आप हमसे ऐसे किसी फौरी रद्द अमल की तवक्को रखते हैं, तो आपको हर मर्तबा शदीद मायूसी का सामना होगा। क्यों? क्योंकि आप समझदार, सब्र व इस्तकामत वाली हैं, और मैं जल्दबाज, सरकश, अरियल और बदतमीज़ हूँ, इसलिए, है ना? इश्तियाल के भड़कते शोलों से न बर्दाश्त आज पहली मर्तबा उसका लहजा इस कदर तेज़ और तुंद हुआ। नहीं, बल्कि आप एक दायरे से देख रहे हैं, इसलिए। अगर एक ऐसा दायरा जो आपकी कमज़ोरियों को पेश नज़र रखकर खींचा गया है, और हम एक आज़ादाना दूरी से देख रहे हैं, इसलिए हमारा अपना नज़रिया है, और आपका मुकाबिल के लहजा और अल्फाज से बनाया गया एक ख़ास किस्म का रद्द अमल। साफ गोई से कहती वो गुस्से से खोलते जहन, फूलते तनफ़ुस पर काबू करने की कोशिश में मज़ीद खलफिशारे खून बढ़ा रहे उसके मुकाबिल आए। अब कहाँ जा रहे हैं? जवाब में उसके हंकारा भरकर दरवाजे के सिमत पेशकदमी करने पर उसने तेज़ी से उसकी कलाई को मजबूत गिरफ्त में लिया। आपसे मतलब? हमें मतलब नहीं, मतालिब हैं आपसे। हमें तो सरापा आप मतलूब हैं। हमारे गर्ज़ व अगराज़, खुशी व इनबसात, फ़िक्र व तफ़क्कुरात सब आपसे वाबस्ता हैं, सिर्फ़ आपसे। इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं, वरना हम साथ चलेंगे। फ़ैसला आपका है। उसकी गैज़ो गज़ब से लहू झलकाती आंखों में झांक कर सादगी मगर सच्चाई से एतराफ़ कर, लगे हाथों मजबूती से धमकी भी देने पर, रगों में दौड़ते शरारों पर यकायक जैसे औस गिरी थी। इश्तियाल से कांपता वजूद यकबयक ही बिल्कुल साकित हो गया था। बेतासुर निगाहें उसके चेहरे पर जम गई, जिसका असर लिए बगैर वो बड़े इस्तेहकाक से उसका बाजू थाम कर, बिना माथे पर या खौफ या नापसंदीदगी की शिकन लिए बेड की सिमत बढ़ी, तो वो बेवजन शय की तरह उसकी हमराही में कदम उठाने लगा। उसका ज़रा सा शाने पर हाथ डालकर पीछे बेड पर बिठाने की कोशिश, वो ट्रांस की कैफियत में पैंती पर टिक गया। गोया उसका लम्स नहीं, जादू मंतर हो, उसकी आवाज़ नहीं, जहन को काबू करने वाला कोई दम विर्द हो। चंद सातों के लिए बिल्कुल हिप्नाटाइज हो गया था वो।
पानी का गिलास आगे करने पर उसने अजीब निगाह उठाई। पानी पिए। उसके वापस से जोर देने पर वो उठा और तेजी से वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। मौसम सर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे? ऐसी रुत में तो घने पेड़ भी झड़ जाते हैं। एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे तो दूसरी तरफ बिखरे कमरे पर डालकर एक सर्द सांस फिजा के सपुर्द करती वो बखेड़ा समेटने में जुट गई। यही शुक्र था कि तूफान का रूप धारने के बावजूद तबाही कुछ खास नहीं मची थी। कमरा समेटकर कपड़ों को बैग में डालने के बाद वो बेडशीट दुरुस्त कर रही थी जब वो तने आसाब के हमरा भीगे बालों को वसी पेशानी पर बखेरे बाहर आया। कनपटी की नसें हनूज हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक उसने खुद को काबू कर लिया था। बाल खुश कर लें, खुनकी बढ़ रही है, तबीयत मुतासिर होगी। खुनकी बढ़ रही है तो तबीयत मुतासिर होगी। उसने टॉवल बढ़ाया। जवाबन वो उसका चेहरा देखने लगा, जहाँ तल्ख, इस्तेज़ा, मलाल की बजाय ठहराव, फिक्र, अपनायत थी। लेकिन क्यों? आखिर वो किस मिट्टी की बनी हुई थी? उसकी ज़ात के मुतालिक इतनी सारी अफवाहें सुनने के बावजूद जो कहीं ना कहीं हकीकत थी। उसके नाम पे बदनाम होने के बावजूद, जिसमें ना होकर भी वो ज़िम्मेदार था। कम अज़ कम आज तो नाज़मा बेगम के हकारत आमेज़ अल्फाज, शिराज उस्मानी की नदामत की अलामत खामोशी से सुन और देख लेने के बावजूद तो उसे किसी किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल देना था। अपनी अच्छाइयों पे मलाल, अपनी तकदीर से शिकवा, जिंदगी बर्बाद किए जाने का इल्ज़ाम, ये सब तो उसका हक था, जायज़ रद्द-ए-अमल। उस जैसी साफ सुथरे माहौल में पली बढ़ी लड़की कम अज़ कम ऐसे जीवन साथी की मुस्तहिक तो ना थी जिसकी शनाख्त इतने शकूक व सियाही से तहरीर की गई हो। फिर क्यों वो खुद को ऐसे शख्स के लिए अर्ज़ा कर रही थी? क्यों वो पाकीज़ा शबनम और बदबूदार शराब का फ़र्क नहीं समझ पा रही थी? आखिर क्यों? क्या मजबूरी थी उसकी? लेकिन मजबूरी में कौन यूँ मुतमईन रहता है? लेकिन मजबूरी में कोई क्यों इस लेकिन मजबूरी में कौन यूँ मुतमईन रहता है? परा गंदा उलझे सवालों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जो उसके ज़हन को चारों जानिब से जकड़ कर उसकी ज़ात के गिर्द तंग कर रहा था घेरा। आप ठीक हैं? निगाहों को जमा देख बिलाखिर उसे पूछना पड़ा, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? कैसा? जैसा आप कर रही हैं। कोशिश के बावजूद वो सवाल खुलकर नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास रिश्तों की फरावानी नहीं है जिन्हें हम बेकदरी और कोताहियों की नज़र कर सकें। हमारे पास गिने चुने रिश्ते हैं जिसे हम समेट कर हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। उसका जवाब हमेशा की तरह साफ था। जवाबन वो खामोश नज़र उस पर डालता जाकर अपनी जगह दराज हुआ। ये बात तो खैर वाज़ेह हो गई थी कि वो उसे आज खुद से भागने, वीरानियों में गुमनाम होने नहीं देने जाने वाली थी, और वो रायगां कोशिश कर मज़ीद उसके सहरंगेज़ शख्सियत में उलझना नहीं चाहता। अरे रबी, कम अज़ कम मुझे चेंज तो आकर चेंज कर लेना यार, अभी चाय बना कर ले आए। उजलतन चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही मिराल का हाथ थामे वो दरवाजे तक ले आई। रबी, कम अज़ कम मुझे ये ज़ेवरात तो उतार लेने दो। इतने ताम झाम के साथ किचन में, मेरा मतलब है चूड़ियों और पाजेब के शोर से मुझे भी उलझन हो रही है यार। और रात के इस पहर ये वो परेशानी से तेज़ तेज़ बोली, यार मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और आप जनाबा को शोर और पहर की पड़ी है। हद है। जाएं पहले चाय ला कर दे मिराल सा, वरना मैं दर्द से जो बेहोश बेहोश हो गई ना तो यहीं से ले जाना फिर हस्पताल भाग कर। और आवाज़ में नकाहत और दर्द समोती ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी वो। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी अनाप शनाप बोलती हो। वो डबट गई। फिर जा रही हूँ, तुम जब तक चेंज करो आराम महसूस करोगी। उसे हिदायत देती हुई वो मरता क्या ना करता के मिज़दाक सर पर पिनअप किए गए कामदार दुपट्टे का सिरा थामे पाजेब चूड़ी की तकरार से माहौल को खनकाती हुई दहलीज अबूर कर गए। उसके मंजर से हटते ही पीछे चेहरे पर दुनिया जहान की दर्द व तकलीफ के आसार लिए मीराल को ब्लैकमेल कर रही वो धड़ाम से मायनी खेज मुस्कुराहट लबों की तराश में लिए बेड पर गिरी थी। आप ग्रेट हैं मिसराब साहब, पर अफसोस आपको यहाँ शाबाशी देने वाला कोई नहीं। सीधे सीधे बेशकीमती टैलेंट वेस्ट जा रहा है उस्मानी हवेली में। मसरूर अंदाज में खुद का शाना थपथपाती हुई वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू के मिज़दाक रत्बुल लिसान हुई। अपनी शर्ंगेज़ कारिस्तानी पर शरारत और सरशारी से चमक रही रोशन आंखों की चमक उस लम्हे सितारों को आईना दिखा रही थी। फिर देखते ही देखते वो चमक मांद पड़ी, धुंध में सिमट कर उदास शाम में ढल गई। इन दोनों को एक दूसरे को अपनाना होगा भाई साहब, पूरी सच्चाई, तमाम तर हकीकत के साथ, हर एतबार से। हम अपनी जानिब से इन्हें एक लम्हा भी फजूल की गुरेज और इज्तनाब की नज़र नहीं करने देंगे। आंखों में उतरी नमी को पलकों की ओट में जज्ब करती वो एक कुर्बज़दा आज़म से बुड़बुड़ाई थी। ज़ेरे लब वो जिससे मुखातिब थी उसका ख्याल ही आंसुओं को दावत दे जाता।
किचन दहलीज पर कदम रखते ही सलीब के पास खड़े लंबे चौड़े माहौल पर छा रहे वजूद को देख जोर से धड़क उठे दिल के। उसे मिज़राब की जोर ज़बरदस्ती जज्बाती ब्लैकमेलिंग के पीछे का मुहर्रिक समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा था। राबी की बच्ची, दांत पर दांत जमाकर वो धड़कन और दुपट्टा संभालती दबे कदमों वापसी के लिए मुड़ने लगी कि कुछ चाहिए था आपको। मानदबीस खामोशी में उकब से उभरी भारी आवाज पर वो जहाँ की तहाँ मुजस्मा बनी थी, कॉफी फेंटते हुए इम्पोर्टेंट कॉल निपटाने में मसरूफ। वो लहजे भर के लिए भीनी भीनी खुशबू मध्यम आहट पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, पर दहलीज पर इस्तादा वजूद को पुष्ट से ही पहचान लेने पर उस वक्त उसकी मौजूदगी से आंखों में उतरी हैरानगी मुकाबिल के निहायत आहिस्तगी से मुड़ने पर यकायक सहर में बदली थी, जैसे तवज्जो के तमाम धागे उस परी पैकर के कुंदन वजूद से जा उलझे हों। सब्ज जरतार जोड़े में मलबूस वो माजबी सरापा कील कांटों से लेस मीठे मीठे मेकअप के साथ सरासीमगी से लब कुचलती कहर कयामत लग रही थी। और ये कयामत बारान उस्मानी के 29 साल से मुतवाजन अंदाज में धड़कते आ रहे बाउसूल दिल पर हश्र बनकर टूटा था। धड़कनों में गैर मामूली बेतरतीबी, मुतजलजल तनफ्फुस में भारीपन और रगों में मुतहरिक खून में हरारत वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था। हुस्न नज़ाकत से ना उसका ये पहला वास्ता था, ना ही वो कोई ऐसा आबिद व जाहिद किस्म का बंदा था जिसने कसदन से सिन्फ़े मुखालिफ से फासला बना कर रखा था मखसूस। अपनी 29 साला ज़िंदगी में मशरिक मगरिब हर किस्म के हुस्न से उसका भरपूर वास्ता पड़ा था। अखलाकी दायरों की पासदारी करते मरासिम भी खासे बेतकल्लुफ़ाना उस्तवार रहे थे, लेकिन कभी निगाहें यूं तो बेख्तियार न हुई थी, ना धड़कनें कभी किसी परी पैकर के ज़हूर से मुतलातिम हुई थी, ना निगाहों ने जा बजा बेख्तियाराना किसी माजबी का तवाफ़ किया था, और ना ही किसी फरेफ्ता हुस्न की ताबंदगी सांसों में तपिश बनकर शामिल हुई थी। छुपकर निगाहें शौक से दिल में पनाह ली, दिल में न छुप सके तो रगे जा में आ गए। ये कैफियत, ये तगय्युरात, ये तजल्लियात तो गोया तब्दीलियों का इनकलाब लेकर वकूफ़ पज़ीर हुए थे, जो अमली ज़िंदगी में ख़ुद को किसी एक परिविश के स्पुर्द करने से मुस्तकिल मिजाजी से गुरेज़ां शहज़ादे के सर जज्बात को मोम की तरह पिघलाते अंगश बदनदां कर गए, जो उसके लिए हैरान कुन थे नहीं, बल्कि बाइसे तशवीश थे। वो कोई ऐसा कमज़ोर दिल का मालिक तो नहीं था जो हुस्न व तन्हाई के संगम से एक लम्हे में मात खा जाए। उसके अंदर से ज़बरदस्त एहतजाज बुलंद हुआ, लेकिन उसकी मुसलसल गड़ी गहरी निगाहों से मुकाबिल पर तारी होती घबराहट को देख उसे फिलफोर तमाम उलझन समेट कर खुद पर बुर्दबारी तारी करते संभलना पड़ा। गला खंकार कर उसने डपट कर निगाहों का ठिकाना बदला। मुझे फ्रेश फील करने के लिए लेट नाइट स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए होती है, आप जिस लिए आई थी वो ले सकती हैं। कॉफ़ी मग लेकर वो स्लीप से परे हुआ था। वो मिज़राब के सर में दर्द है तो चाय चाहिए थी। वो बमुश्किल तवज्जो पेश करती मरे मरे कदमों से स्लीप की सिमत बढ़ी, वरना दिल तो सर पर पैर रखकर छलावे की तरह गायब हो जाने पर बजीद था। 2 से ढाई मिनट तक अपने वजूद पर जमी गहरी तपिश निगाहों ने अंदर तक कपकपी सी तारी कर दी थी। हत्तुल इम्कान इज्तनाब की कोशिश करता वो एक हाथ से कॉफ़ी फेंटता हुआ दूसरे में फ़ोन थामे बज़ाहिर मसरूफ़ था। दूसरी तरफ निहायत एहतियात के साथ कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश के बावजूद ज़रा सी हरकत से छनक उठते पाजेब, खनक जाने वाली चूड़ियाँ सांसों की ज़ेरो बम से बमुश्किल मुर्तइश फ़िज़ा में ठीक ठाक शोर मचाते ना सिर्फ उसे बौखलाहट में मुब्तला कर रहे थे, बल्कि दूसरे वजूद की परेशानी भी दोचन करने में पेश थे। हट जाएं आप, मैं मदद करता हूँ। बौखलाहट के मारे उसे सब उलट पुलट करता देख बिलाखिर वो पेशकश के लिए करीब आया था। नहीं, वो मैं अपने वज़न से ज़्यादा वज़न सवार कर लेने के बाद ये सब मुश्किल है। आप उधर बैठे, मैं कर देता हूँ। फ़ोन साइड पर रखते उसका ठहरा हुआ अंदाज़ कतई शर्मिंदा करने वाला नहीं था, लेकिन वो अच्छी खासी शर्मिंदा होकर उंगलियां मरोड़ने लगी। आप बैठ जाएं उधर। उसके दोबारा से कहने पर वो पैर घसीटती हुई जाकर टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठती। हस्ब आदत हथेली की लकीरों से उलझ पड़ी थी, साथ मिज़राब को भी दिल ही दिल में अलकाबात से नवाज रही थी, जिसने कसदन उसे रात के इस पहर घोर तन्हाई में फंसा कर न जाने किस जन्म का बदला लिया था। ये ले जाएं। हथेलियों को घूरने का सिलसिला भाप उड़ाते 2 कप के साथ सामने रखी गई ट्रे की आवाज़ से टूटा। साथ वो हड़बड़ा कर खड़ी होती अपने दुपट्टे से उलझ कर लड़खड़ाई। जब बदिक्कत उसने थामा, आराम से। आप हमेशा इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हैं? लम्स का नाता जुड़ते एक मर्तबा फिर वही कैफियत रुनुमा हुई, जिसे तेज़ी से झटकने के लिए वो बाजू छोड़कर फ़ौरन एक कदम पीछे हुआ था। ये ले जाएं। ले जा पाएंगी ना?
اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر پوچھا، جس پر شرم سے پانی پانی ہوتے اس نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ جواباً مزید اس کی جان جوخم میں ڈالنے کا ارادہ ترک کر وہ کافی کا سپ لیتا واپس برنر کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ میرال ٹرے اٹھا کر فرار کے لیے پر توڑنے لگی، لیکن اسے چولہے پر پین چڑھاتا دیکھ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا یہ؟ اس کی آواز پر وہ مڑا اور پھر اس کی نگاہ پین پر دیکھ منہ بھمس دیا۔ مجھے میٹنگ کے لیے صبح تک جاگنا ہے تو پاستا بنا رہا ہوں۔ دراصل ہیوی ڈشز کی عادت نہیں تو تقریب میں ڈنر نہیں ہو پایا۔ فریج سے ضروری چیزیں برآمد کرتے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بتانے لگا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ ٹرے رکھتے آگے بڑھی کہ باران نے صورت سے اس کی مخملی انگلیوں پر اپنے قوی انگلیوں کی گرفت بنائی۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ سب میری برسوں سے روٹین کا حصہ ہے۔ فارن میں حویلی کی طرح ہر کال پر درجن بھر ملازم نہیں آ جاتے، سو آپ آرام سے جا کر سو جائیں، پینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ اینڈ تھینک یو کنسرن کے لیے۔ ہنوز ہاتھ پر گرفت بنائے وہ دلکشی سے مسکرایا تو میرال اس کے وجیح چہرے پر ایک نظر ڈال کر اسبات میں سر ہلاتی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ پیچھے برنر کی سمت متوجہ ہونے سے قبل لہجے بھر کے لیے اس کی پشت پر نظر ڈال کر اس نے اپنی انگلیوں پر سرسراتا ہوا خوشنما جذبات سے آشنا کروا رہے نرم گرم لمس اور دھیمی مسکان کے ساتھ اسے محسوس کیا۔ ادھر مضراب کی کلاس لینے کے ارادے سے روم میں داخل ہوئے میرال روم کی لائٹ آف اور جنابہ کو بیڈ پر محو استراحت دیکھ کر کلس کر رہ گئی تھی۔ اصولاً تو ہمیشہ کی طرح اگلی صبح کو ناظمہ بیگم کے لیے فتح آمیز راحت اور حویلی کے دیگر مکینوں کے لیے ہنگامہ خیزی لے کر طلوع ہونا تھا، لیکن افق پر چمکا آفتاب ناقابل یقین تبدیلی لے کر طلوع ہوا تھا آج۔ دلاور کو صبح حویلی میں دیکھ کر جہاں ناظمہ بیگم کے رگ و پائے میں غصہ اور اشتعال کے شرارے دوڑے تھے، وہیں پژمردہ شیراز عثمانی اس کایا پلٹ سے متعجب اپنی جگہ ساکت جمے رہ گئے، ورنہ تو جب کبھی ماضی کا ذکر غلطی سے بھی حویلی میں چڑھتا، اگلے ہی پل سے دلاور عثمانی مہینوں کے لیے حویلی کو اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا۔ دلاور کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ اسے ناشتے کی میز کی بجائے بیرونی دروازے کی سمت جاتا دیکھ دی جان نے ٹوکا۔ دی جان، کھیتوں میں بوائی کا کام شروع ہونا ہے، میرا وہاں رہنا ضروری ہے۔ ناظمہ بیگم کی موجودگی کے باعث وہ دقت سے ہی لہجہ ہموار رکھ پایا، پر بیٹا دی جان، میری وجہ سے کام رکا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے قطعی انداز پر دی جان چپ کر گئیں۔ بابوزا رکیے ذرا۔ وہ ابھی واپس قدم اٹھانے ہی لگا تھا کہ عقب سے ملازمہ کی آواز پر واپس خوف سے رکنا پڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ حسب سابق لہجہ آتش تھا۔ وہ بابوزا، بھابھی سا نے یہ دیا ہے، کہا ہے کہ جب وقت ملے کھا ضرور لیجیے گا۔ پیغام کے ساتھ ملازمہ نے سہمے ہوئے انداز میں ٹفن آگے بڑھایا۔ وہ تنی رگوں کے ساتھ انکار کے لیے لب واک کرنے ہی لگا تھا کہ وہ مزید بولی، اور کہا ہے کہ ہو سکے تو شام جلدی آ جائیے گا، مٹر پلاؤ بنا رہی ہیں وہ آپ کے لیے۔ ملازمہ کے اگلے پیغام پر جبڑے بھینچتے اس کی نگاہ کچن دہلیز کی جانب اٹھی، جہاں غالباً وہ پیغام ترسیل کروا کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے جنابہ کو یقین کامل ہو کہ حکم کی تعمیل بنا حیل و حجت بس ضد و شوق و اصرار ہوگی، اور اس درجہ اعتماد پر اس کا آشش کر اٹھنا تو بنتا تھا۔ لے بھی لیں، اب دیر نہیں ہو رہی کیا؟ اسے انکار کے لیے تیار دیکھ کر دی جان زور ڈال کر بولی تو وہ تون و کرہن ٹفن تھام گیا۔ اور شام جلدی آ جانا، بلا ضرورت ادھر ادھر کے کاموں میں الجھ کر بھول نہیں جانا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرد جن کی بیویاں اتنا خیال کرتی ہیں ان کی پسند ناپسند کا۔ حسب سابق دی جان اپنی بچوں کے اقدام پر نہال ہوئی تھی، جس پر کلس کر جہاں ناظمہ بیگم نے پہلو بدلا وہیں وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ یہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ذرا سی بات پر اڑیل گھوڑے کی طرح بدک کر سر آسمان پر اٹھا لینے والے حریف زادے کو بنا ایک لفظ کہے حکم بجا لانے پر ناظمہ بیگم کا تن بدن جلنے لگا۔